Hello children, I am Sushma Tripathi and today I am going to teach you Standard 4 EVS 1 Lesson number 4 Water safe for drinking. Let's start the lesson. इस लेसन को स्टार्ट करने के पहले हम देखेंगे कि हमने पिछले चैप्टर में क्या सीखा. हमारा थर्ड चैप्टर था स्टोरेज ऑफ वाटर, यानी पानी को क्यों बचाना चाहिए, पानी क्यों ज़रूरी है हमारे लिए, ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था. तो बच्चों अब हम इस नए लेसन में एक एक्सपेरिमेंट करेंगे. तो चलो देखते हैं कौन सा एक्सपेरिमेंट बताया जा रहा है. ट्राई दिस. टेक अ ग्लास हाफ फुल ऑफ वाटर, एड अ स्पून फुल ऑफ शुगर टू इट एंड स्टर इट विथ अ स्पून. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया कि एक हमें ग्लास लेनी है जिसे आधा भरना है और उसमें 1 चम्मच शक्कर डालनी है और इसका घोल बनाना है, यानी स्पून से उसे अच्छी तरह से मिला देना है. See what change takes place. अब उसमें देखो क्या चेंजेस पाए गए. शुगर disappears. समझ में, जो शक्कर है वो गायब हो गया. This means that it dissolves in water. इसका मतलब ये है कि जो शक्कर है वो पानी में पूरी तरह से घुल गया है. Repeat this experiment with each of the substances mentioned below. तो बच्चों नीचे कुछ substances बताए गए हैं, तो सेम एक्सपेरिमेंट हमें उनके साथ भी करना है. उसके पहले wash the glass clean every time you take the next substances. यानी कि आपको जो ग्लास ली है आपने हमेशा एक एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसे धो लेना है और तब दूसरा सब्सटेंस उसमें डालना है. कॉमन सॉल्ट, हनी, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम, सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड सम ऑयल. तो बच्चों हमें ये सारी चीज़ें लेनी है और 1 by 1 सेम एक्सपेरिमेंट इनके साथ करना है. What do you see? अब आप क्या देखते हो. जब हम ये सारी चीज़ें एक के बाद एक पानी में घोलते जाएंगे तो देखेंगे कि शुगर, सॉल्ट, वॉशिंग सोडा, पाउडर्ड एलम एंड हनी completely dissolved in water. ठीक है. और जो बाकी चीज़ें हैं जैसे सैंड, व्हीट फ्लोर, सॉडस्ट, टर्मरिक पाउडर एंड ऑयल, ये चीज़ें हिलाने के बाद भी पानी में घुलती नहीं हैं. These substances did not dissolve in water even after stirring. आप जब उसे चम्मच से घुमाएंगे तो भी वो घुलता नहीं है. तो हमें क्या समझ में आया यहाँ पे. What does this tell us? Some substances dissolve in water while some substances do not. आई बात समझ में कि कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में पूरी तरह से घुल जाते हैं और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पानी में नहीं घुल सकते. The substance that dissolves in water spread throughout the water. When salt dissolves in water, the water in the container tastes salty. When sugar dissolves, the water tastes sweet. तो बच्चों समझ में आया यहाँ पे जो सब्सटेंस होता है जो पूरी तरह से घुल जाता है पानी में, वो पूरे पानी में मिक्स भी हो जाता है. जो उसका टेस्ट होता है, जो सब्सटेंस घुलता है पानी में, वो जो टेस्ट होता है वो पानी का भी हो जाता है. जब नमक पानी में घुलता है तो पानी का टेस्ट भी सॉल्टी हो जाता है, नमकीन हो जाता है. जैसे नमक का टेस्ट होता है सेम वैसे ही आपके पानी का भी टेस्ट हो जाता है. और जब शक्कर पानी में घुलता है तो वाटर टेस्ट स्वीट, और पानी का टेस्ट कैसा हो जाता है, मीठा मीठा हो जाता है. तो एक काम ज़रूर करना, घोलने के बाद उसे पी भी जाना, नहीं तो बेकार हो जाएगा और मम्मी की डांट भी पड़ेगी बच्चों. तो चलो आगे बढ़ते हैं. अ न्यू टर्म, सॉल्यूशन. When a substance dissolves in water, a mixture of that substance and water is formed. This mixture is called the solution of that substance. तो बच्चों समझ में आया यहाँ पे क्या बताया जा रहा है. आपको एक टर्म बताया जाए, एक नया वर्ड है आपके लिए, सॉल्यूशन.
सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जब कोई सब्सटेंस पानी में डिसॉल्व हो जाता है और मिक्सचर तैयार हो जाता है, किसका? उस सब्सटेंस का और पानी का, इनका मिक्सचर तैयार हो जाता है। इसी मिक्सचर को, इसी घोल को हम सॉल्यूशन ऑफ दैट सब्सटेंस कहते हैं। If someone gets loose motions, we give them a solution of salt and sugar to drink. This solution is called ORS or oral rehydration solution. तो बच्चों यहाँ पे देखो एक बताया गया है कि जब कोई बीमार पड़ता है, जैसे लूज मोशन चालू हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसे शक्कर और नमक का घोल बना कर देते हैं, जिसे कहा जाता है ORS. ORS का फुल फॉर्म क्या होता है? ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन. A patient in a hospital is sometimes put on saline that is on a solution of salt in water. Sometimes other medicines may also be given through saline. तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बताया गया कि जब कोई पेशेंट हॉस्पिटल में जाता है तो उसे सलाइन दिया जाता है, और ये सलाइन में क्या होता है? सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर. ये सॉल्यूशन नमक और पानी का घोल जैसा होता है. समटाइम्स अदर मेडिसिन्स में ऑल्सो बी गिवन थ्रू सलाइन, और इसमें कुछ मेडिसिन्स भी डाले जाते हैं, इन सलाइन के थ्रू आपके शरीर में पहुंच जाते हैं. दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ यूजफुल सॉल्यूशन. डू यू नो सी वाटर इज सॉल्टी टू टेस्ट because it is nothing but a solution of salt that occurs naturally. We cannot use sea water for drinking. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि क्या आप जानते हो कि जो समुद्र का पानी होता है वह नमकीन होता है. क्यों होता है? क्योंकि उसमें नमक होता है. वह नमक का घोल जैसा होता है जो नेचुरली बना हुआ रहता है. We cannot use sea water for drinking. और हम इस पानी को हम पी नहीं सकते, समुद्र का पानी पी नहीं सकता कोई, क्योंकि वो बहुत ही खारा होता है, बहुत ही नमकीन पानी होता है. Water of different wells may have different taste. Why is that so? Some substances from the ground dissolve in the water. They give a taste to the well water. But if there is nothing dissolved in water, water has no taste. सेकेंड पॉइंट में क्या बताया गया है कि जो वाटर होता है, आप अलग अलग कुएं के जो पानी पियोगे तो उसका टेस्ट भी अलग अलग होता है, डिफरेंट टेस्ट होता है. ऐसा क्यों? कुछ सब्सटेंसेस जो ज़मीन के अंदर होती हैं वो पानी में डिसॉल्व हो जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं. दे गिव अ टेस्ट टू द वेल वाटर. और उसमें का जो चीज़ें जो घुलती हैं ना, वो अपनी टेस्ट उस पानी में छोड़ देती हैं. पर अगर कुछ भी पानी में डिसॉल्व नहीं है तो पानी में कोई टेस्ट नहीं होता है. इसका मतलब ये है कि वाटर हैज़ नो टेस्ट. पानी का कोई स्वाद नहीं होता है. When we remove the lid of soda water bottle, bubble fizz out of it. देखा है कि नहीं? जब हम कोई सोडा वाटर लेते हैं, या फिर आप ले लीजिए पेप्सी ले लीजिए, या कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले लेंगे, आप देखेंगे कि जब हम उसका ढक्कन खोलते हैं तो पूरा बबल्स बाहर आने लगता है. सोचो क्यों आता है? टू मेक सोडा वाटर अ गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड इट डिसॉल्व इन वाटर अंडर प्रेशर. तो बच्चों, इस सोडा वाटर में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है वो प्रेशर के थ्रू अंदर डाला जाता है और उसे पूरी तरह से डिसॉल्व कर दिया जाता है. व्हेन द लिड इज रिमूव, जब बॉटल का ढक्कन हम उठाते हैं तो प्रेशर रिड्यूसेस, और जो प्रेशर के थ्रू गया रहता है वो प्रेशर कम हो जाता है और गैस बबल्स के थ्रू वापस बाहर निकल आता है. Try this. Fill a large container with water. Collect the following articles from your compass box: a plastic ruler, an eraser, a pencil, a sharpener, a rubber band, the compass. From your house: a steel spoon, a plastic spoon, some groundnut shells, an iron nail, a screw, a coin. From outdoors: stones, little twigs, leaves, soil.
Put these things in the water and see whether each of them sinks or floats. तो बच्चों यहाँ पे कुछ खास हमको करना है, मज़ा आने वाला है करने पे। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बड़ा सा कंटेनर ले लो। कंटेनर मतलब बर्तन ले लो एक अच्छा सा। कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, और कुछ सामान जो बताए गए हैं वो हमें लेने हैं। आपके कंपास बॉक्स से एक रूलर लेना है, इरेजर लेना है, पेंसिल लेना है, शार्पनर लेना है, रबर बैंड लेना है और कंपास लेनी है। घर में से भी चुपके से ले लो सारे सामान। अ स्टील स्पून, अ प्लास्टिक स्पून, सम ग्राउंड नट शेल, एन आयरन नेल, अ स्क्रू, अ कॉइन। ये सारी चीज़ें ले लो, बाद में मार खाना उससे कोई मुझे मतलब नहीं, पर ये एक्सपेरिमेंट करना है। फ्रॉम आउटडोर्स, अब बाहर भी चले जाओ, थोड़े से स्टोन्स उठा लाओ, लिटिल ट्विग्स ले लो, लीव्स ले लो, सॉइल ले लो, मिट्टी ले लो थोड़ी सी। बच्चों ये एक्सपेरिमेंट करने पर आपको शायद मार भी पड़ जाए, इससे पहले आपको मार पड़े आप मम्मी पापा के साथ ये एक्सपेरिमेंट करो। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पुट दीज थिंग्स इन द वाटर एंड सी वेदर ईच ऑफ देम सिंक्स और फ्लोट्स। तो क्या बताया गया, इन सारी चीज़ों को आप जब लोगे और इन सारी चीज़ों को आपको उस कंटेनर में पानी में डाल देना है। अब ये ध्यान से देखते रहो कि कौन सी चीज़ें पानी में डूब जाएंगी और कौन सी चीज़ें पानी में फ्लोट होंगी, यानी कौन कौन सी चीज़ें तैरेंगी। तो क्या पता चलता है, What does this tell us? इससे हमें क्या पता चल रहा है? Some things float on water while some things sink in it. कुछ चीज़ें तैरती रहेंगी और कुछ चीज़ें पानी के अंदर डूब जाएंगी। समझ में आया? अब देखो कौन सी चीज़ें तैरती हुई रहेंगी। प्लास्टिक स्पून तैरेगा, रबर बैंड, प्लास्टिक रूलर, ग्राउंड नट शेल, लिटिल ट्विग्स, लीव्स एंड पेंसिल, ये सारी चीजें फ्लोट होंगी। और कौन सी चीजें सिंक होंगी वो देखते हैं। एन इरेजर, ए शार्पनर, ए कंपास, अ स्टील स्पून, एन आयरन नेल, स्क्रू, कॉइन, स्टोन्स एंड सॉइल, ये सारी चीजें डूब जाएंगी पानी के अंदर। दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट सम थिंग्स फ्लोट व्हाइल सम थिंग्स सिंक। बच्चों समझ में आया? ये एक्सपेरिमेंट भी आप कर लेंगे। तो ऐसा क्यों होता है वो भी देखते हैं हम। द थिंग्स दैट फ्लोट आर लाइटर देन वाटर, जो पानी में तैरते हैं वो पानी से हल्के होते हैं, इसलिए वो पानी पर तैरते हैं। द थिंग्स दैट सिंक आर हैवियर देन वाटर, और जो पानी में डूब जाते हैं वो पानी से भारी होते हैं, इसलिए वो पानी में डूब जाते हैं। हमारा नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। टेक सम मडी वाटर इन अ बिग बीकर। इफ यू डू नॉट फाइंड मडी वाटर देन मेक सम बाय एडिंग सम सॉइल, पीसेस ऑफ ड्राई twigs, straw, leaves, etc. to water. Now allow this beaker to stand still for 4 or 5 hours. बच्चों इस एक्सपेरिमेंट में आपको क्या करना है, आपको मटमैला पानी लेना है एक बीकर में। बीकर मीन्स ग्लास के जैसा ही बर्तन होता है, लेकिन उसमें हम प्रैक्टिकल करते हैं। अगर आपके पास मटमैला पानी नहीं है तो आप क्या करोगे कि पानी में मिट्टी मिला दो और कुछ सूखी टहनियाँ जो डंठल होती हैं उसे डाल देना है, घास फूस पत्तियाँ डाल देनी है पानी में। ऐसे करके आप उसे मटमैला बना सकते हो। अब इस पानी को कम से कम 4 से 5 घंटे ऐसे ही रखो, उसे छूना नहीं है, आप उस पानी को वैसे ही रख देना है। What do you see? The particles of soil sink in the water and form a layer or sediment at the bottom. But twigs and other rubbish float on the water. It takes a long time for the sediment to form. तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा कि the water become transparent due to the settling. और पानी जो होता है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। जो हमने मडी वाटर लिया था तो उसमें से जो मट्टी था वो नीचे बैठ जाएगा और जो हल्की चीज़ें थी जैसे ट्विग और जो पत्ते घास फूस थे वो ऊपर आ जाएंगे और बीच का जो पानी रहेगा वो क्लीन ट्रांसपेरेंट हमें दिखाई देगा।
The process of allowing the heavier particles to settle down at the bottom of the container is called settling. और इस process को हम कहते हैं settling. Without disturbing the sediment, pour the water above it into two smaller beakers. Even though this water appears much cleaner than before, there are still some fine particles of soil and some rubbish floating in it. Now carry out the following experiment using these two beakers. Label them 1 and 2. सेटलिंग के समय जो हमें पानी मिला था उसे बिना डिस्टर्ब किए हुए दो छोटे छोटे बीकर्स में हमें डिवाइड कर देना है. अभी भी हम देखेंगे तो उसमें कुछ मिट्टी के कण और रबिश यानी छोटे छोटे कचरे जो फ्लोट हो रहे हैं वो दिखाई देंगे. Now carry out the following experiments using these two beakers. Label them 1 and 2. अभी इसके आगे भी हमें एक एक्सपेरिमेंट और करना है, इसलिए इन बीकर को हम लेबल कर देंगे 1 and 2. Try this. Take a piece of alum and swirl it once in the water in the first beaker. तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, हमें एलम लेना है. एलम को हम हिंदी में कहते हैं फिटकरी. तो फिटकरी का एक टुकड़ा लेना है जिसे पानी में एक बार घुमाना है. लीव दिस बीकर अनडिस्टर्ब्ड फॉर 2 or 3 hours. और इस पानी को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है, 2-3 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देना है. What do you see? The particles floating in water slowly settle to the bottom and the water in the upper part becomes transparent. The twigs and straw still keep floating on the water. तो बच्चों यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब हम एलम को उसमें घुमाएंगे और 2-3 घंटे तक वैसे ही पानी छोड़ दिया जाएगा, जो पार्टिकल्स थे मिट्टी के वो धीरे 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 पूरे बॉटम में चले जाएंगे और जो पानी है ऊपरी हिस्सा, पानी का ऊपरी हिस्सा था वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, लेकिन टहनी और कुछ घास फूस के जो टुकड़े थे वो अभी भी फ्लोट होते दिखाई देंगे. What does this tell us? तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चला है वो देखते हैं. Swirling alum in water helps the soil particles in muddy water to settle down. जो हमने एलम पानी में घुमाया था उससे जो सॉइल के पार्टिकल्स थे वो भी धीरे धीरे जाके पानी में नीचे बैठ गए. Take another beaker, place a tea strainer over it. Fold a piece of fine cotton cloth into 4 layers. Make it moist and spread it over the strainer. Now, pour the water in beaker 2 in a thin stream on the folds of the cloth. तो बच्चों यहाँ पे देखो क्या बताया गया है कि अभी जो हमने 2 पार्ट किए थे ना पानी के सेटल वाटर के, तो उसमें से फर्स्ट वाले में हमने एलम यूज़ किया. अब सेकंड वाले में हमें क्या करना है वो बताया जा रहा है कि एक और बीकर लेना है, उसके ऊपर स्ट्रेनर यानी छन्नी लेनी है जिससे हम चाय छानते हैं या कोई भी चीज़ छानते हैं ना, वो स्ट्रेनर लेना है. तो उस स्ट्रेनर को उस बीकर के ऊपर रखना है और फिर एक पतला सा कॉटन का कपड़ा 4 तह लगानी है उसकी, यानी कि फोल्ड करना है और थोड़ा सा उसे मॉइस्ट कर देना है, गीला कर देना है और छन्नी के ऊपर लगा देना है. अब जो सेकंड बीकर का पानी है उसे धीरे धीरे उस बीकर में डालना है. What will you see? अब हम देखेंगे कि क्या होता है. The rubbish and soil particles remain on the cloth. जो कचरे थे ना और मिट्टी के पार्टिकल वो सारी चीज़ें छन्नी में ही रह गई. The water collects in the beaker below. It looks transparent. और जो पानी हमने धीरे धीरे प्लेस किया बीकर में वो ट्रांसपेरेंट दिखने लगा, यानी साफ दिख रहा है. What does this tell us? If we strain muddy water, it helps to make it clean. This process is called filtration. अगर हम मटमैले पानी को छानते हैं तो वो पानी साफ हो जाता है. इस प्रोसेस को हम फिल्ट्रेशन कहते हैं. आफ्टर डूइंग दिस एक्सपेरिमेंट, थ्रो द वाटर इनटू द सॉइल एंड वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर.
तो बच्चों इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद आपको अपने हाथ धो लेने हैं और जो पानी है उसे मिट्टी में फेंक देना है। अ न्यू टर्म, पोर्टेबल वाटर। अब यहाँ पे एक नया टर्म बताया गया, एक नया वर्ड जो है आपको इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, पोर्टेबल वाटर। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग इसका मतलब होता है। तो एक बार इसे देख लेते हैं। वाटर दैट डज नॉट endanger our health in any way when we drink it is called safe drinking water or potable water। तो बच्चों पोर्टेबल वाटर मीन्स होता है शुद्ध पानी, ऐसा पानी जिसे पीने से हमारे शरीर को कोई नुकसान न हो। We have seen some methods of making muddy water clean and transparent. However, such water may still not be potable। तो बच्चों यहाँ पे हमने जो एक्सपेरिमेंट करके देखे हैं उससे हमें साफ पानी मिल तो गया, पर वो पानी पीने लायक नहीं होता। कैन यू टेल इन द रेनी सीजन द वाटर ऑफ रिवर्स एंड स्ट्रीम्स बिकम मडी, व्हाई डू वी नॉट ड्रिंक दैट वाटर। तो बच्चों यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है कि बारिश के मौसम में हम नदी नालों के पानी को जब देखते हैं तो वो मडी होता है, ऐसे पानी को हम क्यों नहीं पीते। तो इसका एक ही आंसर है कि जो बारिश के मौसम में नदी नालों का पानी होता है वो अपने साथ बहुत सारे मिट्टी के कण भी लाता है और इन मिट्टी के कणों के साथ बहुत सारे बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु भी आ जाते हैं। उन कीटाणुओं से हमें बीमारी हो सकती है, इसलिए हम ये पानी नहीं पीते। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन ऑन एन एक्सकर्शन इफ यू फाइंड दैट द वाटर ऑफ अ स्प्रिंग और वेल देयर हैज़ अ बैड स्मेल, वुड यू ड्रिंक इट। तो बच्चों यहाँ पे क्या पूछा गया है, जब आप घूमने जाते हो कहीं पे सैर सपाटे के लिए, वहाँ पे आपने कुआं या झरना देखा जिसमें से गंदी बदबू आ रही है, तो क्या आप उस पानी को पियोगे। तो आंसर क्या होगा, द वाटर दैट हैज़ अ बैड स्मेल इज़ नॉट पोर्टेबल। जिस पानी में से बदबू आती है वह पानी पीने लायक नहीं होता। इट कैन कॉज हार्म टू आवर हेल्थ, सो सच वाटर विल नॉट बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। वह पानी हमारे लिए नुकसानदायक होगा, उससे हमें बीमारी हो सकती है, इसलिए हमें वह पानी नहीं पीना चाहिए या हम उस पानी को नहीं पिएंगे। वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग, पोर्टेबल वाटर। तो बच्चों अब हम यहाँ पे पोर्टेबल वाटर के बारे में पढ़ेंगे, ऐसा पानी जिसे पी सकते हैं। ड्रिंकिंग वाटर मस्ट बी सेफ फॉर आवर हेल्थ। Pure water has no taste, smell or color. If water has a color or a foul smell, one must avoid drinking it. It can make us ill. बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि जो पीने का पानी होता है वह सुरक्षित होना चाहिए। शुद्ध पानी में स्वाद, गंध और रंग नहीं होता। अगर आपको ऐसा पानी दिखाई दे जिसमें रंग या दुर्गंध हो तो हर किसी को ऐसे पानी पीने से बचना चाहिए, यह बीमारी भी फैला सकता है। When we get muddy water during rains, we allow it to settle before using it. If necessary, we use alum or we filter the water. Its muddiness disappears and the water looks clean and transparent. Can we say that it is now safe for drinking? जो हमें यहाँ पे बताया गया है कि जब बारिश होती है तो हमें मटमैला पानी मिलता है, तो हम उस पानी को सेटल होने के लिए रख देते हैं और ज़रूरत पड़ने पे उसमें एलम या उसे छान लेते हैं। उसका मडीनेस डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है और पानी दिखने में साफ और ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है। क्या अब इस पानी को हम पी सकते हैं, ये पीने योग्य है पानी? नहीं बच्चों, यह पानी पीने योग्य नहीं है। लेट अस लर्न सम मोर अबाउट दिस न्यू टर्म। अब आपको फिर से एक नया शब्द दिया गया है, माइक्रो। माइक्रो मीन्स वेरी वेरी स्मॉल, बहुत छोटा। ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अ लिविंग थिंग दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेकेड आई और इवन विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। तो बच्चों माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब होता है एकदम छोटा सा ऑर्गेनिज्म जो अपनी आँखों से न दिखाई दे, हमें ऐसे नंगी आँखों से न दिखाई दे, यहाँ तक कि मैग्नीफाइंग ग्लास से भी न दिखाई दे, ऐसे लिविंग थिंग। माइक्रोस्कोप,
माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू हम बहुत से छोटी छोटी चीज़ें हम आसानी से देख सकते हैं। An instrument for looking at very very small things which we cannot see with our eyes or even through a magnifying glass। तो समझ में आया बच्चों माइक्रोस्कोप मतलब? माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बहुत छोटी चीज़ें भी आसानी से देख सकते हैं। Do you know? If we take a bit of yogurt or a drop of buttermilk on a glass slide and place the slide under a microscope, we see very tiny living things in it. They are called microorganisms. These microorganisms convert milk into yogurt. They are useful for us, but all microorganisms are not useful. Some microorganisms cause diseases when they enter our body. They are said to be harmful microorganisms. बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर हम दही और छाछ की कुछ बूंद एक ग्लास स्लाइड में रखकर माइक्रोस्कोप के नीचे ले जाएंगे तो उसमें हमें छोटे छोटे जीव दिखाई देंगे और इन्हीं जीवों को हम सूक्ष्म जीव कहते हैं यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध को दही में बदल देते हैं और ये हमारे लिए उपयोगी होते हैं, यूज़फुल होते हैं। पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो यूज़फुल नहीं होते। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियों का कारण बनते हैं जब वो हमारे शरीर के अंदर जाते हैं। उन सूक्ष्मजीवों को हानिकारक सूक्ष्मजीव कहा जाता है। There are numerous kinds of microorganisms around us. They are in the soil, in water, in air, on rocks, that is anywhere and everywhere. Even if harmful microorganisms are present in water, we are not able to see them. Now, though the water with such microorganisms looks transparent, would it be safe for drinking? बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि हमारे आसपास कई तरह के सूक्ष्म जीवाणु हैं। वो मिट्टी में है, पानी में, हवा में, पत्थरों में, सब जगह है। दैट इज एनीवेयर, कहीं भी और हर जगह। भले ही पानी में हानिकारक जीवाणु मौजूद होते हैं पर हम उन्हें देख नहीं पाते। अब हालांकि यह पानी साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, क्या यह पानी पीने योग्य है? You may know that during the rainy season we often hear of an outbreak of diarrhea or gastritis. At such times, we need to boil the water that has been cleaned by settling and filtration. Only then does it become safe for drinking. तो बच्चों यहाँ पे ये बताया गया है कि बारिश के मौसम में हम अक्सर डायरिया और गैस्ट्राइटिस के बारे में सुनते हैं। इस समय हमें पानी को उबालने की ज़रूरत होती है जिसे हमने सेटलिंग और फिल्टर करके रखा है और गर्म करने के बाद ही यह पानी पीने योग्य होता है, यानी ये हमारे हेल्थ के लिए तभी सुरक्षित होता है। बॉइलिंग द वाटर किल्स द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन इट एंड प्रिवेंट डिजीजेस। बॉइलिंग के ज़रिए हम उन सूक्ष्म जीवाणु को मार सकते हैं जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं और बीमारी से बच सकते हैं। यूज द ब्रेन पावर। सम सब्सटेंसेस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर। व्हाट कुड बी द एडवांटेज ऑफ दिस? बच्चों इसका आंसर है इफ टू सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड टुगेदर एंड वन इज नॉट एबल टू डिसॉल्व, वी कैन सेपरेट देम इजीली. Once the substance dissolves, it becomes very difficult to take it out of the solution. But the substances which are unable to dissolve can be separated by filtration or settling. This is the advantage of substances that do not dissolve. What's the solution? Mother had brought some cumin seeds from the shop, but some sand got mixed with it. Mother wants the jeera seed clean. तो यहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताना है तो हम इसमें क्या बता सकते हैं?
Cumin seeds can be separated from sand by hand picking or sieving. What we have learned. तो बच्चों अब हमने इस पूरे चैप्टर में क्या सीखा है वो 1 by 1 यहाँ पे बताया गया है, उसे ध्यान से नोट डाउन कर लीजिए. Some substances dissolve in water, some substances do not. कुछ चीज़ें पानी में घुल जाती हैं और कुछ चीज़ें नहीं घुलती. Second point. Some things float on water. Some sinks and settle at the bottom. सेकेंड पॉइंट में ये बताया गया कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो तैरती हैं पानी में और कुछ ऐसी होती हैं जो डूब जाती हैं, सेटल हो जाती हैं तले में, यानी बॉटम में सेटल हो जाती हैं. थर्ड पॉइंट. इन ऑर्डर टू ऑब्टेन क्लीन वाटर, muddy water is allowed to settle. After settling, the water is cleaned further by swirling alum in it or by filtration. तो बच्चों थर्ड पॉइंट में क्या बताया गया है कि अगर हमें मटमैला पानी मिलता है तो सबसे पहले उसे सेटलिंग के लिए रखा जाएगा. को और साफ करने के लिए उसमें एलम घुमाएंगे या उसे फिल्टर करेंगे यानी छानेंगे. Even in clean transparent water, microorganisms can be present. It is necessary to have safe water for drinking, so water must be boiled to destroy any microorganisms in it. तो बच्चों फोर्थ पॉइंट पे ये बताया गया है कि जो पानी साफ दिखता है, ट्रांसपेरेंट दिखता है, उसमें भी सूक्ष्म जीवाणु जो हानिकारक हैं वो हो सकते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पीने का पानी सुरक्षित हो. इसलिए पानी को गर्म करना चाहिए ताकि उसके जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो नष्ट हो जाएं, डिस्ट्रॉय हो जाएं. ऑलवेज रिमेंबर, इवन सच टाइनी लिविंग थिंग्स लाइक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आवर आइज कैन नॉट सी हैव ग्रेट इम्पोर्टेंस इन आवर लाइव्स. बच्चों यहाँ पे याद रखने वाली बात ये है कि छोटे से छोटे सूक्ष्म जीव जिसे हमारी आंखें देख नहीं सकती, उसका भी हमारे जीवन में बहुत महत्व है. तो बच्चों यहाँ पे फोर्थ चैप्टर खत्म होता है. अब हम मिलेंगे दूसरे चैप्टर में. तब तक के लिए बाय बाय. और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए और शेयर करिए.